हेलो फ्रेंड स्वागत है हेलो फ्रेंड स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री में तीसरा दिन है। आज हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या था, कितने भाग में बटे हुए थे और इसका इंपॉर्टेंस क्या था और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बता दें कि ये नोट्स जगदेव सर जी मस्ती वाले का है और इसी का नोट्स को फास्ट रिविजन करेंगे। अभी हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे सारे सब्जेक्ट का लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अशोक के इससे पहले आगे पीछे हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं आप तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। अशोक के अभिलेख को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। तो हम बता दें कि अशोक के अभिलेख को तीन भाग में कैसे बांटा गया। तो एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था, एक गुफा लेख था। वो धर्म के प्रचार करने के लिए और समाज में न्याय करने के लिए कि कोई नैतिकता से रहे, आदर्श से रहे और अच्छा से रहे, खून और नहीं मतलब झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करे, दंगा प्रसाद नहीं करे, धर्म की राह पे चले और शांतिपूर्वक चले। ठीक है, तो हम बता दें कि इसके लिए जैसे आप अभी कोई चीज़ स्टार्टिंग करते हैं, चाहते हैं कि वो चीज़ पूरा दुनिया में चले या जो भी हमारा क्षेत्र वहाँ तक फैले, तो आप क्या कीजिएगा, अभी के टाइम पीरियड के अनुसार आप इंटरनेट पे उसका लोगो छोड़िएगा, उसके बारे में लिख के अच्छा अच्छा बातें शेयर कीजिएगा और एक कीजिएगा पोस्टर छपवाइएगा, एक प्रचार करवाइएगा, यही से न कराइएगा। तो उस समय जो व्यवस्था था उस अकॉर्डिंग अशोक ने करवाए थे क्या, शिलालेख के द्वारा। वो पोस्टर उस समय नहीं था, तो शिलालेख के द्वारा, स्तंभलेख के द्वारा और गुफालेख के द्वारा। देखिए शिलालेख किसको कहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं पे कोई सरकार रोड बनाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बना हुआ एक सड़क एक पत्थर पे लिखा रहता है, उसी को शिलालेख बोलते हैं। उसका उसमें दो टाइप के होते हैं, उस समय बड़ा बड़ा पत्थर पे लिखा जाता था, इतना डिजाइनिंग तो नहीं था लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर पे लिखा जाता। बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, एक बड़ा सा पत्थर पे लिखा रहता था तो उसको बोलते थे बृहद शिलालेख, और छोटा सा पत्थर पर लिखा रहता है तो उसको लघु शिलालेख। अब स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख का मतलब स्तंभ, स्तंभ मतलब खम्मा। एक खम्मा रहता था मोटा सा और उस पर लिखा हुआ रहता था पूरा खम्मा पे, और एक प्रतीक रहता था धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक रहता था। अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद, तो बौद्ध धर्म के बारे में लिखा रहता। और धर्म एक वो विशेष धर्म को नहीं मानते थे, वो बोलते सभी धर्म का रिस्पेक्ट करते थे, बोलते थे मेन चीज धर्म नहीं है, धर्म सभी अच्छे हैं अगर आप अच्छे से हैं तो, आप ही अच्छा नहीं है तो आपका धर्म कैसे अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप खुद को अच्छा बनाइए, उसके बाद आपका धर्म सबसे अच्छा बन ही जाएगा। तो स्तंभ लेख था, उसके बाद गुफा लेख। गुफा लेख, स्तंभ लेख देखिए, शिलालेख तो बना दिए, रोड चौराहा पे रखेंगे, सड़कें पे रखेंगे जहाँ लोग बैठेगा। स्तंभ बना देंगे भी जहाँ पब्लिक पे सेट, गाँव में जहाँ बड़े बड़े स्थान पे बना देंगे जहाँ पे लोग का आवागमन हो, देखे पढ़े और जाने। लेकिन गुफा लेख में बनाए कि गुफा लेख में संत रहते थे, लोग आते जाते रहते थे, आराम विश्राम करने के लिए रुकते थे, तो गुफा लेख में भी लिखवा दिए कि वहाँ पर भी लिख धर्म के बारे में लिखवाते थे कि लोग जाने और इस सब चीज़ से बचे। किस सब चीज़ से कि जो अंधाधुन था, जो एक दूसरे को मारपीट करना, चोरी चपाटी करना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ और शांतिपूर्वक जीवन आदर्श से जीवन जीना ही बहुत अच्छा है, ये सब को जागरूकता करने के लिए। ठीक है, चलिए हम तीनों के बारे में समझा दिए, अब जानते हैं कि तीनों कहाँ कहाँ था और कौन कौन था उनके बारे में। देखिए बृहद बृहद शिलालेख था ना, वो 14 गो था। कितना था? 14 गो था। ठीक है, अब देखिए ये 8 स्थान से मिले थे। उनका ट्रिक है, शाम को सोए जो गधा है, शाम को सोए जो गधा है, ये ट्रिक है जगदेव सर का। शाम को जो सोए जो गधा है, सा से हो जाएगा सहाजवाड़ीगढ़ पाकिस्तान में है, मानसेहरागढ़, मानसेहरा अभिलेख उसको शिलालेख बोल सकते हैं, उत्तराखंड में है। सोनारा महाराष्ट्र में है, एरोडगुडी आंध्र प्रदेश में है, जोधर उड़ीसा में है, गिनार गुजरात में है, धौली उड़ीसा में है। ठीक है, अब आते हैं अशोक के चतुर्थ शिलालेख। जैसे अतुर 14 को शिलालेख था ना इसका बड़ा सा, वो 14 को शिलालेख के बारे में जानते हैं कि 14 को शिलालेख में क्या क्या चीज़ का चर्चा था। तो प्रथम शिलालेख में था अहिंसा और पशु बलि पर रोक। पहला शिलालेख में बताए थे कि आप अहिंसा नहीं करें, और पशु जो भी पशु है, कलिंग युद्ध में बोला जाता है कि बहुत से पशु को मार दिया गया था, घोड़ा बकरी गाय ये सबको मतलब जिन सीधा काट दिया गया था झगड़ा में। तो ये सब चीज़ को पहले देखते हुए बताया कि अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगना चाहिए। आप किसी भी पशु को हत्या नहीं कर सकते हैं, बलि नहीं दे सकते हैं और अहिंसा नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ लिखे थे। द्वितीय में लिखे थे कि मतलब दूसरा शिलालेख में लिखे थे, पशु चिकित्सक के साथ ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर पांडे, श्रीलंका, केरल पुत्र और सियत पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तो दूसरे बौद्ध संगीति में बहुत से धर्म की चर्चा था लेकिन चोल वंश की चर्चा नहीं था, और उसमें मुख्य बात ये थी कि पशु चिकित्सा के साथ ही दर्शाया था। देखिए पहला में तो पशु बलि के रोक पर लगा, दूसरा में बताया कि पशु और बीमार होती है तो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सक होना चाहिए। ठीक है, कि आदमी के लिए तो चिकित्सक था ही, वैद्य लोग था ही जो जड़ी बूटियाँ लगते थे, लेकिन पशु के लिए कोई नहीं रखता था, तो पशु चिकित्सक की व्यवस्था करवाया।
तीसरा शिलालेख में था अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्त तथा प्रदेशक का चर्चा है। देखिए अशोक के 3 अधिकारी थे, एक राजुक था, एक युक्त था, दूसरा प्रदेशक था। राजुक था ना, जो राज्य में धर्म के बारे में प्रचार करते थे कि राज्य में धर्म को कैसे बढ़ाना है, लोगों को जागरूकता कैसे करना है। युक्तक भी यही काम करते थे। लेकिन प्रदेशक क्या काम करते थे? प्रदेशक बाहर घूम घूम कर प्रचार करते थे धर्म का। ठीक है, प्रदेशक का काम था बाहर घूम के प्रचार करना। चतुर्थ शिलालेख में चतुर्थ शिलालेख में था, इसमें क्या था? मेरी घोष युद्ध के स्थान पर, जैसे मेरी घोष युद्ध के स्थान पर धर्म घोष बौद्ध नीति का चर्चा था कि बौद्ध में अगर आप बौद्ध धर्म अपनाते तो इसमें नीति क्या है, फॉलो क्या करना है। जैसे आप हिंदू धर्म अपनाते हैं, ठीक है, जब हिंदू धर्म अपनाइएगा तो उसमें नियम होता है ना कुछ, कि आप रुद्राक्ष बनिएगा, तमाश नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अगर पूजा करते हैं तो उस पर खट्टा चीज़ नहीं चढ़ाना है। जैसे बहुत से नियम होते हैं ना, बहुत से धर्म के अपना अपना, तो वही उसमें बौद्ध धर्म की चर्चा था। ठीक है। अब पंचमा शिलालेख में था धम्म महापात्र नामक अधिकारी की चर्चा था। धम्म महापात्र था ना, ये धार्मिक अधिकारिक था, धर्म से जुड़े हुए अधिकारी था। छठवां में था मेरा अधिकारी जन जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। तो इस इनके छठा में बोले थे कि जनता किसी भी काम हो, अगर मेरा हमसे जुड़े कोई काम हो तो आप जिस समय चाहे उस समय हमसे मिल सकते हैं, चाहे हम उस समय खाना खाते क्यों नहीं रहे, विश्राम करते क्यों नहीं रहे, आप हमसे मिल सकते हैं अगर आपको ज़रूरी है तो, जन कल्याण के लिए। ठीक है, किसके लिए? जन कल्याण के लिए स्पेशल लिखे, जिसमें पूरा जनता को कल्याण हो। ठीक है। आगे सातवां शिलालेख में अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की थी। अशोक ने विभिन्न धर्मों की आपसी समन्वय की बात की। बताया थे ना कि अशोक सभी धर्म को मानते थे, स्पेशल तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन सभी का रिस्पेक्ट करते थे, बोलते थे कि सभी धर्म अपने आप में अच्छा है, बस वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आठवां में बोले थे इन आठवां बोले थे इसमें अशोक धर्म यात्रा की चर्चा की थी। कलिंग युद्ध के बाद धर्म यात्रा की चर्चा पे निकल गए थे अशोक खुद ही। नौवां शिलालेख में बोले थे इसमें अशोक छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए नौवां शिलालेख में बोलते थे इसमें छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध क्यों लगाया था? इसका मुख्य कारण ये भी था कि जब छोटे मोटे त्यौहार होते थे हमारे यहाँ, चाहे आपके यहाँ, मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बस्ती में रहते हो, वहाँ 4 धर्म के लोग रहते हैं, 4 धर्म के लोग रहते हैं, 4 जाति के लोग रहते हैं, 4-5 किस्म के लोग रहते हैं। वो 4-5 किस्म के लोग छोटे छोटे त्यौहार हर एक 2 महीना 1 महीना में करते हैं। तो चारों में देखिएगा तो डिफरेंटा हो जाएगा, मतलब डिफरेंट दिखने लगेगा। आप उससे कंपेयर कीजिएगा, उससे कंपेयर कीजिएगा, उससे कंपेयर कीजिएगा। लेकिन हमारे देश में एगो 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे गणतंत्र दिवस और होती है, तो उसमें पूरे भारत के लोग मनाते हैं और देश के प्रति त्यौहार करते हैं। दुर्गा पूजा हो गया, ये सब एक बहुत बड़ी त्यौहार हो गया, छठ पूजा हो गया, महापर्व हो गया। तो ये सब पूरा बिहार को दर्शाता है, चाहे जो भी राज्य में हो पूरा को दर्शाता है, तो छोटा मोटा नहीं ना हुआ। तो इसीलिए वो छोटा मोटा त्यौहार पर रोक लगा दिए कि इससे आने वाला आगे विभिन्नता न उत्पन्न हो, सब एक रहे। ठीक है। 10 नंबर में था इसमें धम्म के महत्व के बारे में बताए थे। धम्म के महत्व के बारे में बताए थे 10वां में। 11 नंबर शिलालेख बताए थे मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सता। 11 नंबर में बताए थे मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। जैसे उसका अधिकारी लोग था ना, जो बड़े बड़े मंत्री लोग थे अशोक के, वो ब्राह्मणों और को सताते थे, तंग करते थे। तो ये बात शिकायत उनके यहाँ, तो वो इसके लिए अभिलेख ही लिखवा दिए कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 12 नंबर शिलालेख बोले थे स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा, स्त्री भी अधिकारी बन सकती है। 13 नंबर शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा था। और 14 नंबर शिलालेख में बोले थे अशोक कि अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए अब शिलालेख के अतिरिक्त बहुत हम सिंपल बता देते हैं सरल भाषा में। अशोक ने बोले थे कि हमने जितना काम किया है ना, ये शिलालेख में उतना नहीं लिखा गया है, इसमें मेरा गलती नहीं है, लिखने वाला का गलती है। ठीक है, बहुत कम काम लिखे गए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसीलिए इसमें लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। अशोक यही बोले थे कि हम जितना काम किए हैं उतना लिखा नहीं गया है और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लिखने वाला जिम्मेदार है। ठीक है। अशोक के शाख स्तंभ जानते हैं, तो रुमनदेई अभिलेख नेपाल में है, सबसे छोटा अभिलेख था। प्रयाग कौशाम्बी में है, स्तंभ लेख है, अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थानांतरित किया गया। दिल्ली टोपरा अभिलेख हरियाणा में है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से स्थापित किया गया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख यूपी में है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार में है, शीर्ष पर सांड की आकृति, बिहार में 3 गो है। ठीक है, एक रामपुरवा अभिलेख है जो पश्चिमी चंपारण में, उसके शीर्ष पे कथी है? सांड की आकृति है, सांड की फोटो है, जैसे मूर्ति बनाया हुआ, मूर्ति बनता है ना साठ की बनाया हुआ। लोहरिया लंदन गढ़ अभिलेख, यह पूर्वी चंपारण में, इस पर शीर्ष पर मोर की आकृति है। और लोहरिया अरेराज पश्चिमी चंपारण बिहार में, ये शीर्ष पर शेर की आकृति है। ठीक है, शीर्ष पर क्या चीज़ की? शेर की आकृति। बिहार वाला इंपॉर्टेंस है, याद कर लीजिएगा, आपके बिहार के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः
साम्राज्य को मेन रहते थे उसको राजा कहते थे, प्रांत को राज्य कहते थे, और जो प्रांत के हेड होते थे, मालिक होते उससे प्रांतपति कहते थे। विषय को जिला कहते थे, और जिला के जो मेन होते थे विषय पति कहते थे। ग्राम सबसे छोटा इकाई था, और ग्रामीण, ग्राम सबसे छोटा इकाई था, ग्रामीण। और 10 ग्राम मिलकर गोप बनते हैं, 10 ग्राम मिलकर क्या बनते हैं, गोप बनते हैं। जो कि अभी के टाइम पे 4-5 गांव 7 गांव मिल के बनते हैं ना, प्रखंड, वही होता है। उस समय गोप कहलाता था। मंत्री, प्रधानमंत्री थे। सेना, सेनापति थे, ये तो जानते ही सभी है। आय एवं व्यय के लेखा जोखा रखने वाले को समाहर्ता कहता था। जैसे जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स का जो मेन होगा ना वित्त अध्यक्ष, उसको समाहर्ता कहते थे उस टाइम में। गुप्तचर थे, गुड़ पुरुष थे। गुप्तचर का काम ये था कि हमारे आस पड़ोस पड़ोसी प्रांतों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गुप्तचर द्वारा पता लगाया जाता है और राजा को बताया जाता है, जिससे राजा सही फैसला ले सके। ठीक है। कोषाध्यक्ष था, उस सन्निघात था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते थे। कृषि विभाग के जो अध्यक्ष है उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निघात था। और मुद्रा पान था। उस समय की मुद्रा क्या था, पन, पन था। उस समय की मुद्रा क्या था, पन था। प्रांत की संख्या 5 था। उस समय प्रांत कितना था, 5 था। उत्तरी प्रांत, पूर्वी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, अवंती, कलिंग। उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला था। पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था। दक्षिणी प्रांत के सुब सुबनगिरी, सुबनगिरी था। अवंती का उज्जैन था। कलिंग का तोसली था। ठीक है। बृहदत्त, यह एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक सेनापति कौन था, पुष्यमित्र। पहले के जो राजा कमजोर होते थे ना, उसका सेनापति उसकी हत्या करके और नया राजवंश की स्थापना कर देते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ना बृहदत्त के क्या था, सेनापति था। और इस ये मार दिया, बृहदत्त को हत्या कर देता है। निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग। यहाँ से ब्रह्म समाज आ जाते हैं, साम्राज्य आ जाता है। और 185 बीसी से चलता है 73 बीसी तक। ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करते हैं। राजधानी बडीसा एमपी बनाते हैं। 8400 स्तूप को खत्म कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। कौन, पुष्यमित्र शुंग। ये किसका स्तूप था, अशोक का। अशोक के स्तूप था, 8400 के स्तूप को कर देते हैं ध्वस्त करके, और एक स्तूप बनाते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा काम करके चल गए, कोई दूसरे यहाँ आज काम करने आया, तो वो आपके काम को जल्दी नष्ट करने लगता है। बोलता है कि इसका नाम होने से अच्छा मेरा नाम हो, और उसके सामान को नष्ट करके अपना देखने लगता है। वही पुष्यमित्र शुंग किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई विकास करके गया है तो वही विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि खत्म करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मिंडार को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग क्या किया, मिंडार को पराजित किया, और पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वयज्ञ करवाया। अश्वयज्ञ उसको बोलते थे कि यज्ञ करवा के एक घोड़ा पे नाम लिखा जाता था राज्य के, राजा के, और घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। और घोड़ा जिस भी क्षेत्र में चले जाए वो क्षेत्र और राजा के नाम पे हो जाता था। और जो भी इस राजा को रोके तो समझ लीजिए कि राजा के बीच, उसके बीच युद्ध होना है। अगर आप घोड़ा रोकते हैं तो आप राजा के क्षेत्र में आने से इनकार है तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है। अश्वमेध ऐसे को तो अश्वमेध करवा देते अपने राज्य के विस्तार के लिए, जिनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। पुरोहित पतंजलि, ठीक है, पुरोहित पतंजलि। उनके दरबार में पुरोहित रहते थे, उनका नाम पतंजलि है। पतंजलि किताब लिखे थे, योग शास्त्र पुस्तक। योग का जनक पतंजलि को कहते हैं, योगा करते हैं ना आप लोग, उसका जनक पतंजलि को कहते हैं। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि का था। महाभाष्य यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टयायनी पर किया गया टिप्पणी था। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था अष्टयायनी, इस पर टिप्पणी किया था महाभाष्य, और टिप्पणी करके उसका एक किताब ही बना दी। बताइए, हम लोग कमेंट करते हैं छोटा छोटा, और यहाँ पे टिप्पणी करते करते किताब का निर्माण हो जाता था। कितना विद्वान लोग थे। पाणिनि की किताब था अष्टयायनी, व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। अष्टयायनी, इस पुस्तक पर पतंजलि ने टिप्पणी किए थे। इस पुस्तक पर पतंजलि ने क्या किया था, टिप्पणी किया था। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्रम के नेतृत्व में सेना भेजा। जैसे विदर्भ में चल रहा था उत्तराधिकारी का युद्ध, और कहीं पे अपने में फूट डालिएगा तो उसका फायदा दूसरा उठा ही लेगा, इसलिए अपने में फूट नहीं डालना चाहिए। वहाँ पे उत्तराधिकारी का युद्ध चला था, हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे राजा। पुष्यमित्र देखा कि कहे नहीं, इसका मजा हम ले लेते हैं, और अग्निमित्र उनके सेनापति थे। सेनापति को अग्निमित्र को बोला कि जा देख वहाँ क्या हो रहा है विदर्भ में। विदर्भ में अग्निमित्र गए और खलास कर दिए और अपना विजय प्राप्त कर लिए। वहीं पे जब युद्ध लड़ रहे थे तो उसी टाइम कालिदास थे। कालिदास एक किताब लिखते हैं मालविका मित्रम। मालविका मित्रम इन्हीं से संबंधित था। ठीक है। और इसका जानकारी भी मालविका मित्रम किताब में है, जो कालिदास की पुस्तक है। यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस गुरुध्वज अभिलेख एमपी में है। और कालिदास की पुस्तक मालविका मित्रम में अग्निमित्रम एवं मालविका का प्रेम संगम की चर्चा, वहाँ पे गए थे ना अग्निमित्रम,
तो वहाँ उनको एगो से प्यार हो गया था मालविका से, उसी का चर्चा है उसमें, ठीक है। देवभूति, इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक थे देवभूति। इनकी हत्या उन्हीं के मंत्री, बताए थे कि जो राजा कमजोर रहेगा उसका मंत्री ही उसकी हत्या कर देती है, ठीक है। मंत्री वासुदेव ने कर दी और उसके स्थान पर कवन वंश की स्थापना किया, कनन वंश की स्थापना किया। कनन वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था 73 बीसी में और चला था 30 बीसी तक। बीसी का मतलब हम बताए थे कि ईयर से पहले जो भी इस ईसा पूर्व हो बीसी, जो वहाँ से टाइम पीरियड माइनस में चलता है, ठीक है। जैसे 30 हो गया, 29, 28 और 0 आएगा, उसके बाद ईसा पूर्व स्टार्ट होगा, ठीक। वासुदेव क्या चीज़ के कनन वंश की स्थापना किए थे। इसके दूसरे शासक कौन थे, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। जैसे ये सब राजा नॉर्मल थे, अपना शासन चला ही रहे थे, कुछ अलग काम नहीं किए, इसलिए इसके बारे में नहीं बताया गया है। बस राजा के नाम याद रख लीजिए कि राजा किस वंश से संबंधित है। पूछ लेगा कि भूमिपुत्र किस वंश से संबंधित है, तो कनन वंश से, ठीक है। तो सुशर्मा थे, इस वंश का अयोग्य शासक था, जिनकी हत्या उसके मंत्री, देख रहे सबके मंत्री ही उसकी हत्या करते जा रही है, ठीक है। तो उसकी मंत्री सिमुख, अंध्र सिमुख ने 30 बीसी में कर देती है हत्या और इसके स्थान पर सतवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सतवाहन वंश पढ़ते हैं। सतवाहन वंश कब से कब था, 30 बीसी से लेकर 250 एडी तक था और इसके राजा सिमुख थे जो स्थापना किए थे सतवाहन वंश के। इस वंश के संस्थापक दूसरा था सतकर्णी। जब सतकर्णी इसका राजा बना तो इस वंश के संस्थापक थे सिमुख, राजधानी बनाए थे प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश। जब सतकर्णी द्वारा 2 अश्वयज्ञ करवाए, सतकर्णी जब आए ना तो बहुत शक्तिशाली थे और बहुत योग्य भी थे, तो ये 2 अश्वयज्ञ करवाए थे। सतकर्णी 2 अश्वयज्ञ करवाए थे। अश्वयज्ञ बताए थे कि अपने प्रांत को विस्तार करने के लिए ही कराया जाता था अश्वयज्ञ। और एक राजसूर्य यज्ञ करवाए थे। राजसूर्य इसलिए करवाते हैं, उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं राज्य का। राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता है कि हम बहुत शक्तिशाली है और अपने राज्य को बताते हैं कि आपको डरने की जरूरी नहीं किसी से, आप मेरे राज्य में सुरक्षित है, ठीक है। करवाया था और इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट अभिलेख से मिलती है सतकर्णी का 2 अश्वयज्ञ और एक राजसूर्य यज्ञ के बारे में, ठीक है। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक हल रहते, एक गुणादय रहते थे। तो एक हल रहते थे। तो गया सप्तशती पुस्तक का लेखक हल है और वृद्ध कथा पुस्तक का लेखक गुणादय है, ठीक है। सतकर्णी ने दक्षिणियापति तथा अग्रहिता चक्र की उपाधि लिया था। ये इसलिए लिया था ना कि दक्षिण भारत में अपना शासन प्रशासन बहुत अच्छा कर लिया था और उस समय इसके टक्कर में कोई नहीं रहा, तो बोला कि हम दक्षिणीपति है उधर का हम, मतलब पति मतलब जो राष्ट्रपति देश का पुराती रहता है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रधानमंत्री ऐसा होता है ना, उपराष्ट्रपति, तो वही दक्षिणीपति का उपाधि लेता है, समझ सकते हैं आप। गौतमीपुत्र सतकर्णी समुद्रपति का उपाधि लेता है। समुद्रपति का गौतमीपुत्र सतकर्णी लेता है समुद्रपति का उपाधि। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी अगला राजा रहता है। पुलाम्बी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम शासक रहता है, यज्ञश्री सतकर्णी। सतवाहन वंश के मृत सतात्मक होता है। मृत्यु सतात्मक ये होता है, सतवाहन वंश बोला जाता है मृत्यु सतात्मक होता है। मृत्यु सतात्मक उसको बोलते हैं जैसे कि अभी आपसे कोई बोले कि किनके बेटा है चाहे किनके बेटी है, तो आप अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं ना, उस समय जो भी था वो अपने मम्मी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, माता के नाम से जाने जाते थे, उसी को मृत्यु सतात्मक कहते थे। सतवाहन वंश का अन्य नाम अंतर सतवाहन, इनकी जानकारी मत्स्य पुराणों से मिलती है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने का शुरुआत सतवाहनों ने किया था। उस पहले ब्राह्मण को भूमि दान नहीं किया था, लेकिन ब्राह्मण को भूमि दान देने का शुरुआत सतवाहन ने किया था। ब्राह्मणों के भूमि दान देने का शुरुआत सतवाहन ने किया था, ठीक है। और सतवाहनों की जानकारी, सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। इनका लिपि क्या था, ब्राह्मणी